मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो मेजर साहब की वीडियो मेजर टॉपिक क्या वीडियो का हिजबुल्लाह अटैक्स हाइफा इजराइल रिस्पॉन्स विद द। अच्छा जी, देखते हैं दोस्तों वीडियो। मैंने बोला था कहां कहां पे अटैक होगा और वो अटैक वहीं वहीं पे शुरू होना कैरी ऑन हो गया बिल्कुल मामला। यहां पे लोग कह रहे हैं कि खाक हो गया हमास। हमास कह रहा है हम खाक से दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो कहता है कि नहीं यार हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम वहां पे सिविलियंस को मार रहे हो। इजराइल ये कह रहा है कि यार हमास को कोई कुछ नहीं कह रहा, हिजबुल्लाह को कोई कुछ नहीं कह रहा, ये तुम्हारे बड़े सगे बड़े लाडले बन गए, हम सिविलियंस को मार रहे हैं, ये सिविलियंस के बीच में रहते हैं इसलिए वहां पे कोलैटरल डैमेज हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा कड़क जवाब दिया है। इसने बोला है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कि क्या कर रहे हो तुम, हम तुम्हारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं यार, दुनिया भर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, द वर्ल्ड मस्ट सपोर्ट अस। ईरान को अगर ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर खतरा है तो ईरान दुनिया को एक मैसेज देने के लिए एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इसका मतलब कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस लेवल पे पहुंच गया है। वो कहता हमारे बंदे मरवा दिए, पाकिस्तान कहता है पैसे दे दो, कह रहे पैसे, हमारे बंदे मरवा दिए, कहता और दे दो। तो चाइना उनको फंड कर रहा है और वहां पे चाइनीज बिल्कुल उनका चाउमीन बन रहा है कि हाँ सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है जहां से आतंकवादी आते हैं, ईरान से भी आते हैं। ये गाना पाकिस्तानी मीडिया गाने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों यहां पे जो हो रहा है ना पूरे इस एरिया में, आज मैं आपको बताऊंगा और जो मैंने भविष्यवाणी करी थी वो सच हो गई। मैंने बोला था कहां कहां पे अटैक होगा और वो अटैक वहीं वहीं पे शुरू होना कैरी ऑन हो गया बिल्कुल मामला। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो हम लोग कह रहे हैं ईरान, राइट, ईरान यहां पे सीरिया में जो कर रहा है, जॉर्डन में कर रहा है, इराक में कर रहा है, सऊदी अरब के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, यमन में तो ऑब्वियसली होती है ही उसके पास। इस पूरे एरिया में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ऊपर इसका हिजबुल्लाह है, इधर उसका हमास है। और जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हमास ने रॉकेट की फायरिंग कर दी है इसराइल के ऊपर गाजा पट्टी से। अच्छा, यहां पे लोग कह रहे हैं कि खाक हो गया हमास। हमास कह रहा है हम खाक से दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हमास वालों को सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं कि बेटा तुम तो मारे जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे आका हैं ईरान में वो तो मजे मार रहे हैं यार, वो तो मजे मार रहे हैं, उनको थोड़ा ना कोई दिक्कत है। वो बैठा है अपने महल में, वो अय्याशियां कर रहा है और तुमसे कह रहा है जाओ जिहाद फी सबीलिल्लाह। ठीक है, ठुको सानू की है जी। अब मैंने बोला था भाई ये अटैक यहां पे होना तय है, यहां पे अटैक होगा और आपका यहां से भी अटैक होगा। इसके जियोपॉलिटिकल कारण हैं दोस्तों। ये जो समुंदर है यहां पे अमेरिका का नेवी का कैरियर फ्लीट है, यानी कि यहां पे सबमरीन्स हैं, यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर तो है ही है, यहां पे हवाई जहाज हैं, यहां पे हेलीकॉप्टर्स हैं, यहां पे फ्रिगेट्स हैं, यहां पे डिस्ट्रॉयर्स हैं, यहां पे प्रॉपर अमेरिकन नेवी आ चुकी है। अच्छा जी, अब हाइफा के ऊपर अटैक है। हाइफा के ऊपर अटैक क्यों, इसका कारण क्या है, ये कारण समझने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया, जो हाइफा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहां पे अमेरिकन नेवी भी आके डॉक करती है। कुछ साल पहले गौतम अडानी की और चीनियों की लड़ाई हुई थी हाइफा पोर्ट लेने के चक्कर में। इसने बोला मेरी ये बाजी, चाइना ने बोला मेरी ये दांव में लगाता हूं, उसने बोला ये मेरा दांव है, उसने बोला मैं इसकी बाजी लगाता हूं। एंड में गौतम अडानी जीत गया। और जो हाइफा पोर्ट है दोस्तों, ये चीनियों को बहुत खटकता है। चीनी पैसे देते हैं ईरान को, ईरान पैसे देता है हिजबुल्लाह और हमास को। भारत का अगर यहां पे रसूख कम करना है, भारत का इन्फ्लुएंस कम करना है, तो बहुत जरूरी है कि हाइफा के ऊपर हमला करें। और हाइफा के ऊपर हमला होगा। ये अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके, हिजबुल्लाह और हमास का इस्तेमाल करके हाइफा के ऊपर अटैक करेंगे, जैसा मैंने बोला था, और अटैक हो गया है। अब मैं आपको एक दो और बातें बताता हूं। इन्होंने अटैक करा है यहां पे 1 घंटे के अंदर
100 से ऊपर इजराइल के एयरक्राफ्ट ये गए और इन्होंने इस पूरे एरिया को धुआं धुआं कर दिया। मोर देन 100 एयरक्राफ्ट इजराइल के ठोको। उन्होंने अपने F-16 भेजे, F-35 भेजे, धुआं धुआं कर दिया पूरा का पूरा एरिया। यहां से बार बार रॉकेट की फायरिंग की हम लोग खबरें सुन रहे हैं कि रॉकेट फायर हो रहे हैं यहां पे, एंड दे आर फायरिंग ऑल अलोंग दिस एक्सिस। यहां से भी फायर कर रहे हैं, यहां से फायर कर रहे हैं, यहां से। देखिए साहब, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एरिया, पहले यहां पे अटैक हुआ था बेयरशेवा में, हमने आपको बताया था। अब इस पूरे इलाके में ये लोग अपने अटैक करने की बात कर रहे हैं। जॉर्डन, याद रखिएगा, जॉर्डन बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इजराइल का समर्थन करता है। वो जॉर्डन भी कहता है कि पैलेस्टीनियंस को अपना देश मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जॉर्डन एक हद तक इजराइल का सपोर्ट करता है। आज की तारीख में जॉर्डन भी हाई अलर्ट पे है। जॉर्डन ने धीरे धीरे अपने बॉर्डर्स ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि फिलिस्तीनी घुसने की कोशिश कर रहे हैं जॉर्डन में, और पिछली बार जब घुसे थे तब इन्होंने जॉर्डन के अंदर बड़ा कलेश करा था। तो साहब, ये जो है जॉर्डन, दिस इज ऑन स्टेट ऑफ हाई अलर्ट। अब दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पे जो इजराइल ने सोचा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ है। यहां पे जो पैसा है ईरान ने और डाला है, हथियार ईरान ने और डाले हैं, और इस पूरे एरिया में और आपके जो वेस्ट बैंक का एरिया है, ठीक है जी, और आपकी जो गाजा पट्टी का एरिया, ये पूरा इवन दिस इज जेरूसलम, यहां पे आसपास फाइटिंग इंटेंसिफाई हो रही है। लोग लोन वुल्फ अटैक्स कर रहे हैं। अकेला एक बंदा आया, पिस्टल से लेकर 2-3 को गोली मार दी, एक की हत्या कर दी। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, और खास तौर से बेरूट के आसपास अब इजरायली स्पेशल फोर्सेस रेड कर रही हैं अंदर। गाजा के अंदर तो मार पड़ ही रही है उनको। वेस्ट बैंक में एक्शन शुरू हो रहा है। ये सारी की सारी, यानी कि फाइटिंग इंटेंसिफाई हो रही है। और ये कौन सी फाइटिंग है दोस्तों? ये वो वाली फाइटिंग है जिसमें सड़क के बीच में, गलियों के बीच में, घरों के बीच में जाके वो वाली लड़ाई। ये गंदी लड़ाई है यार। इसको हम लोग फौज में कहते हैं फिबुआ, FIBUA, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। और कहा जाता है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज इज अमंग्स द मोस्ट डिफिकल्ट फाइट्स। आप एक बार घुस जाओ कंक्रीट जंगल में, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। यहां पे स्नाइपर, यहां पे स्नाइपर, यहां पे IED। क्लीन लड़ाई नहीं है, गंदी लड़ाई है। एक बार आप घुस गए तो फिर भाई खून खराबे के साथ ही आदमी निकलता है, अगर निकलता है तो। दोस्तों, वहां पे फ्रांस ने मना कर दिया है इजराइल को कि हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। फ्रांस ने मना कर दिया। इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, वो कहता है कि नहीं यार, हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम वहां पे सिविलियंस को मार रहे हो। इजराइल ये कह रहा है कि यार, हमास को कोई कुछ नहीं कह रहा, हिजबुल्लाह को कोई कुछ नहीं कह रहा, ये तुम्हारे बड़े सगे बड़े लाडले बन गए, हम सिविलियंस को मार रहे हैं, ये सिविलियंस के बीच में रहते हैं, इसलिए वहां पे कोलैटरल डैमेज हो रहा है। फर्क है दोस्तों। जब ये लोग आते हैं, ये डायरेक्टली सिविलियंस को ही टारगेट करते हैं। मैं हमास वालों की बात कर रहा हूं, 7 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं। ये गए स्पेसिफिकली सिविलियंस को। जब इजरायली फोर्सेस अंदर जाती हैं, दे डोंट डिलिबरेटली टारगेट सिविलियंस। पर अगर हमास अपने रॉकेट अस्पताल में रखेगा तो बस अस्पताल तो फूकेगा। इसमें जिम्मेदारी हिजबुल्लाह की है, इसमें जिम्मेदारी हमास की है। यहां पे अब मैं दोबारा आपको बताता हूं, यहां से अटैक है, ठीक है जी, यहां से अटैक है, यहां से अटैक है। अब इनके पास ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला तो एरिया ब्लॉक्ड है, खैर इसकी कोई बात नहीं है। ये इजिप्ट वाला एरिया है तो इसको छोड़ दीजिए, यहां पे कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां से डिप्लोमेटिक प्रेशर है टर्की से, राइट? और पूरा आप ये लगा लीजिए कि ये यमन हूथी का एरिया, ये पूरा इलाका, यहां पे हूथियों का इन्फ्लुएंस है। अगर कोई भी जहाज ऐसा जाता है यहां से दोस्तों इजराइल की ओर, ठीक है, सुएज कैनाल, मतलब यहां से आप गल्फ ऑफ एडन से ले लो आगे तक, हूथी उसको टारगेट करेंगे। ये हूथी मिलिशिया किसका है? ये भी ईरान का है। तो फ्रांस का मना करना कि हम आपको हथियार नहीं देंगे, ओ भाई तुम हथियार नहीं दोगे तो 10 और लोग हैं जो हथियार देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा कड़क जवाब दिया है। इसने बोला है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। ये क्या कर रहे हो तुम? हम तुम्हारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं यार, दुनिया भर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। द वर्ल्ड मस्ट सपोर्ट अस। दोस्तों, अगर हम बात करें ईरान की और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो जैसे जैसे ईरान के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वैसे वैसे ईरान ये कह रहा है कि साहब हम जो हैं छोड़ेंगे नहीं और हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ईरान बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ये समझा दूं कि यहां पे अर्दान एक जगह है इसके आसपास,
दिस इज जनरली रियारदान। यहां पे 4.4 ऑन द रिक्टर स्केल एक अर्थक्वेक आई और लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया कि क्या ईरान ने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है? क्या ऐसा ईरान करेगा? दोस्तों मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ईरान ने कर दिया है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एक बात तय है कि ईरान कर सकता है। ईरान को अगर ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर खतरा है तो ईरान दुनिया को एक मैसेज देने के लिए एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इसका मतलब कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस लेवल पे पहुंच गया है कि दे हैव अ न्यूक्लियर डिवाइस। अब बात यह है कि दुनिया को तो यही पता है कि अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, ईरान डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन इन मामलों में क्या पता लगता है, अगर चुपचाप किसी ने बना लिया और अपने पास रख लिया तो किसी को ऐसा नहीं पता लग सकता। तो हो सकता है ईरान ने बना के छुपा लिया हो, इसलिए ईरान इतना चौड़े में घूम रहा है। और यहां पे ईरान ने 4.4 ऑन द रिक्टर स्केल जो अर्थक्वेक आई है, दैट इज एक्चुअली एन ईरानियन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट दैट इज हैपेंड, राइट। ऐसा लोगों का एक र्यूमर फैल रखा है सोशल मीडिया पे, मैंने सोचा आपके सामने ये भी डिस्कस करूं दोस्तों। लेकिन वहां पे ईरान के बिल्कुल पीछे पड़ता है पाकिस्तान। और ये हो क्या रहा है, अमेरिका की साजिश क्या है, ये टोटल चीजें चल क्या रही हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अचानक पाकिस्तान में कुछ हफ्ते से सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अटैक होना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर, राइट। अभी एससीओ की मीटिंग होने वाली है, पाकिस्तान में मोटे मोटे अटैक होना शुरू हो गए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अंदर की साजिश क्या है। चलिए मेरे साथ चलते हैं पाकिस्तान। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये देखिए नक्शा, कराची में एक अटैक होता है जिसमें कि 3 चाइनीज मारे जाते हैं। चाइना आग बबूला, चाइना कह रहा है कि भाई साहब आपने हमारे बंदे मरवा दिए हैं, हमें इसका जवाब चाहिए। पाकिस्तान के पास एज यूजुअल कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान वो कहता हमारे बंदे मरवा दिए, पाकिस्तान कहता है पैसे दे दो। कह रहे पैसे, हमारे बंदे मरवा दिए, कहता और दे दो। तो चाइना उनको फंड कर रहा है और वहां पे चाइनीज बिल्कुल उनका चाउमीन बन रहा है। ये डिलिबरेटली टारगेट कर रहा है बीएलए चाइनीज को। ऐसी स्टोरी पाकिस्तानी मीडिया का, पहले उन्होंने झूठ बोला, राइट। पहले उन्होंने बोला कि गैस सिलेंडर फट गया, फिर उन्होंने बोला पता नहीं और कुछ फट गया। फटते फटते पता लगा ये कि एक्चुअली वो ब्लास्ट में 3 चाइनीजों को निपटा दिया। यहां पे ये एरिया है लगभग, अगर इफ आई एम बीइंग एक्यूरेट, ये एरिया है भैया नॉर्थ वजीरिस्तान का, मोटा मोटी बता रहा हूं मैं आपको, नॉर्थ वजीरिस्तान। यहां पे 6 पाक आर्मी वाले निपट गए, 6 पाक आर्मी वाले निपट गए। यहां पे एक्शन हुआ जिसमें से शामिल एक लेफ्टिनेंट कर्नल था दोस्तों। ये पाकिस्तान में चल रहा। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, आप बोलेंगे साहब ईरान का इससे क्या लेना देना, बहुत बड़ा लेना देना है दोस्तों। सच बात तो ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने, जिसके लिए डॉक्टर जयशंकर भी जा रहे हैं, आपको तो पता ही है। अब डॉक्टर जयशंकर वहां पे जा रहे हैं, पाकिस्तान एक माहौल बना रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी मीडिया, अब आप देखिएगा 1 आध हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, ये वीडियो सेव कर लेना, ये होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ये बोलना शुरू करेगा, कुछ कुछ खास एंकर उनके, जिसमें फीमेल एंकर भी शामिल है और मेल एंकर भी शामिल है। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको उस दिन बताऊंगा कि मैंने मेल और फीमेल एंकर के बारे में क्यों बात करी। आज नहीं बताऊंगा, जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो सेव कर लेना, क्योंकि यही वीडियो मैं आपको उस दिन भी दिखाऊंगा। क्या है कि ये सब अब थोड़े दिनों के बाद ये कहने वाले हैं कि यार ये जो भी कलेश हो रहा है ना, यहां से हो रहा है। ये बोलेंगे कि यहां पे ईरान में ट्रेनिंग कैंप्स हैं। पाकिस्तानी मीडिया बोलेगा कि यहां पे जो ईरान का बलूचिस्तान है, वहां से पाकिस्तान के अंदर अटैक हो रहे हैं। अब दोस्तों बात यह है कि जो कराची है ना, कराची एक जमाने में बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब ये सिंध की कैपिटल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और दुनिया के जो लार्जेस्ट सिटीज हैं उनकी फहरिस्त में कराची का नाम प्रोमिनेंटली आता है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज सिटी, बहुत बड़ी है कराची। लेकिन एक जमाने में कराची बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। अब ये क्या पाकिस्तानी स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं, ये बोलेंगे साहब कि जो पाकिस्तान में यहां पे जो एक्शन हुआ है, यहां पे जो एक्शन हुआ है, ये यहां से हो रहा है, यहां से लोग आ रहे हैं। आज तक तो ये स्टोरी बता रहे थे कि साहब अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो स्टोरी भी इनकी पैरेलल चलती रहेगी। लेकिन एक नई स्टोरी अब जन्म लेगी अगले 1.5-2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में कि इसमें ईरान का हाथ है। आप नोट कर लो, अब ये बोलेंगे ईरान का हाथ है। ये क्यों बोलेंगे ईरान का हाथ है? ये इसलिए बोलेंगे ईरान का हाथ है क्योंकि इनको बहाना चाहिए ईरान को ठोकने के लिए। ये ईरान को क्यों ठोकना चाहते हैं? मैंने आपको बताया ना, $450 मिलियन अमेरिकन ने दिए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिकी चूरन खा लिया दोस्तों।
पाकिस्तान ने अमेरिकी चूरन खा लिया और अब जैसा अमेरिकन बोलेंगे वैसा ये करेंगे। यहां पे लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगी अफगानिस्तान में, देयर विल बी लिमिटेड स्ट्राइक्स, बट फोकस इनका ईरान होगा। पिछले साल की ही बात है दोस्तों, आपको पता होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर टेरर आउटफिट्स को टारगेट करते हुए मिसाइल मारी थी, ड्रोन मारे थे, और पाकिस्तान ने जवाबी हमले में आई थिंक 7-8 बंदे मार दिए वहां पे। सिस्तान बलोचिस्तान जो कि ईरान का एरिया है, वहां पे पाकिस्तानी जेट्स गए और उन्होंने मार दिए। तो एक हिस्ट्री है, ये दोबारा रिपीट होने वाली है। आप देख लेना, 1 से लेकर 1.5 हफ्ते, मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर पाकिस्तानी सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या ये लोग ईरान से आ सकते हैं, ये गाना शुरू हो जाएगा, लोगों के दिमाग में कीड़ा डालना कि हां, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है जहां से आतंकवादी आते हैं, ईरान से भी आते हैं। ये गाना पाकिस्तानी मीडिया गाने वाला है। अच्छा दोस्तों, एक आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने आपको ये बताया था कि 3 इंडियन वॉरशिप्स, राइट, ये डिप्लॉय हो गए ईरान के पास। 3 वॉरशिप्स। ये क्यों हुए हैं, इनका मतलब क्या है, और क्या भारत को और भी कहीं डिप्लॉय करना चाहिए? चलिए एक नए मैप पे आपको एक और चीज समझाता हूं मैं। दोस्तों स्टोरी ये है कि आपको पता है कि इंडियन नेवी यहां पे डिप्लॉय हो गई है। आपको पता है इंडियन नेवी यहां पे पेट्रोलिंग कर रही है, और लोग कह रहे हैं कि साहब इसलिए भी पेट्रोलिंग कर रही है क्योंकि साहब यहां पे चाबहार पोर्ट है और इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है। तो यहां पे इंडियन नेवी अब पेट्रोलिंग कर रही है। इसको एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम दे रखा है कि भाई साहब ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे हाइफा है। मैं कह रहा हूं कि क्या इंडियन नेवी को यहां से आके हाइफा में भी डिप्लॉय होना चाहिए? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि यहां पे हाइफा में हमारा पोर्ट है। जैसे यहां पे पोर्ट है ना हमारा, जैसे यहां पे पोर्ट है, भाई साहब यहां पे भी पोर्ट है हमारा। दिस इज अगेन वन अदर पोर्ट। और यहां से जो भी चीज आएगी, यमन में है हूथी। आपको अपनी ट्रेड अगर प्रोटेक्ट करनी है और डिफेंड करनी है तो आपको नेवी यहां पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी। और नेवी का एंड में रोल क्या है? डिफेंस ऑफ द कंट्री, यस। मैरिटाइम ट्रेड रूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ये भी काम करती है, उसका एक मेन रोल है यार। आपको शायद इसके बारे में हम लोग इतनी बातें नहीं करते, लेकिन इंडियन नेवी का, और ये आपको सरप्राइजिंग लगेगा जो चीज इसको फॉलो नहीं करते, इस टॉपिक को फॉलो नहीं करते, इंडियन नेवी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है भारत की इकोनॉमी में। अगर वो सेफ्टी इंडियन नेवी प्रोवाइड ना करे हाई सीज में, आपकी ट्रेड कभी नहीं हो पाएगी जिस लेवल की आपकी ट्रेड है। तो इंडियन ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, अ गुड अमाउंट, अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इट विच हैपन्स स्मूथली हैपन्स बिकॉज ऑफ द इंडियन नेवी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर चाबहार के आसपास, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास आप अगर इंडियन नेवी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्या आपको इधर इस एरिया में आपको क्या नहीं करना है जहां पे अमेरिकन वॉरशिप्स भी डिप्लॉयड हैं? शुड इंडियन नेवी डिफेंड द हाइफा पोर्ट? ये सवाल आपके लिए है। तो दोस्तों ये वीडियो होता है खत्म आज का। कैसा लगा आप एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। मेरे हिसाब ना पिछले काफ़ी दिनों से इनका बंडल ऑफ थैंक्स कि ये जो स्क्रीन लगा कर पूरा एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं ना, जियो पॉलिटिकल सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये होने वाला है, ऐसा हो चुका है। तो ये काफ़ी जानकारी मिलती है इनकी वीडियो से, इसलिए इनका थैंक्स। तो बात मेन जो थी ना इस वीडियो में, वो मेरे नज़र यही थी कि ईरान ने जो मतलब कि अटैक किया था इजराइल पर, अब इजराइल पर तोल रहा है। वो क्या एक कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, इस तरह की शायद कोई एक होती है कहावत है कि सुनार 100 मारता रहे, क्योंकि सुनार ने आस्ता आस्ता मारनी होती, लेकिन जो लोहार होता है उसमें तो फिर जोर से मारना होता है, उसका काम भी लोहे का होता है। तो एक ना 100 लोहार की 1 सुनार की, इस तरह को है कहावत है। लेकिन जो भी है, खैर इस तरीके से अब ईरान ने तो पंगा ले लिया, मारा, लेकिन अब इजराइल जो करेगा ना अटैक, वो
ईरान से बर्दाश्त नहीं होगा। वो पिन पॉइंट करेगा और हैवी करेगा। और बाकी और भी अफवाहें सुन रहे हैं कि ईरान ये ज़ल्ज़ला आया, ईरान में सुनने में आ रहा है कि ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। अभी इस पर कोई ख़ास मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन लगता है कि शायद हो भी सकता है। अच्छा, मेजर की बातों का मैं अक्सर कहता हूँ, ये एक आर्मी में शायद रहे हूँ, लेकिन अगर रहे हैं आप उनकी ज़ात याद पर ना जाएं, आप जो बात करनी करें। मैं आप पिछले वजह उसकी 10 मैं दिन बताता से हूँ। तुम ना ये बकवास किया जा रहा है, ज़ात याद, तुम वीडियो पर रिएक्शन करो। भाई वो जो डायरेक्ट हम पर बकवास करता है, क्या मैं वो नहीं तुम्हारा करता? रहमतुल्लाह नाम लेके करता है। हमारे मुल्क के बारे में तुम्हारे नहीं मुल्क का, तुम इंडिया की बात करो, ओवरऑल बात करो, तुम उसकी ज़ात याद में घुस जाते हो। भाई वो बकवास करना छोड़ दो तो मैं भी छोड़ दूंगा। वो तुम्हारे तमाम दलों और को कर रहा है। और मैं कोई इतनी गलत बात तो नहीं करता, मैं क्या गलत करता हूँ? मैं उसको गाली और निकालता यार हूँ, उसका गाली नाम का लूट मकसद लेता ये हूँ। है, जब पॉइंट आउट किया जाता है ना, ज्यादा तकलीफ होती है। आप पॉइंट आउट ना करें, आप बात करें जो बात करनी है, आप जनरल बात करें। आप उनकी ज़ात याद पर यार नहीं करते। मैं मेरी बात सुने, मैं उसको ज्यादा क्या कहता हूँ कि किचन वाला मेजर, इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है, बुराई यार इसमें? बुराई है इसमें। आप अपनी बात करें, आप पॉइंट। अच्छा, उसने कहा है कि पता नहीं पर्सनली पता नहीं क्या इनको इसराइल से लगा हुआ है, जो फ्रांस का जो है ना प्रेसिडेंट है, उसने रोका है ना कि हम आपको इमैनुअल मैक्रोन। हाँ, उसने हम आपको जो है ना आपकी मदद भी नहीं करेंगे, आपको वेपन्स वगैरह भी जो है वो भी नहीं देंगे। तो उसमें उसने ट्वीट किया था अपना, नहीं सॉरी, इंग्लिश में उसने जो है ना इसराइली जो सदर है उस बगैरत ने इंग्लिश में बोलकर एक वीडियो पैगाम के जरिए उसको कहा कि शेम ऑन यू, फ्रांस के सदर को कहा था। तो किस बात की कि आपने हमें रोक दिया है, जो आप हमें वेपन्स वगैरह देते थे, हथियार देते थे लड़ने के लिए, वो आपने रोक दिए हैं। तो देखें कि हालांकि इसराइल अपना सॉरी फ्रांस ने बिल्कुल सही किया, उसने कहा कि तुम सिविलियन पर अटैक करो, बेचारे सिविलियन का जिनका कोई कसूर नहीं, तुम उनको भी मार रहे हो, उनको भी जो है ना शहीद कर रहे हो। तो मेजर की बात देख लें कि वो कह रहा है कि अपनी तरफ से ये अपनी भड़ास निकाल रहा है, कह रहा है कि अगर वो सिविलियन में रहेंगे तो सिविलियन पर ये अटैक होगा ना, ये बात अपनी कंट्री पर सेट करो। कहाँ एक अटैक हुआ था आपकी कंट्री पर, दूसरे मुंबई अटैक, आज तक आप जब उसको याद करते हैं तो आपको पिछवाड़े में आग लग जाती है पूरे इंडिया हिंदुस्तानियों के। तो वो बेचारे देख लें, वो भी तो इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं। सीरिया देख लें, शाम देख लें, लेबनान देख लें, इसराइल अपना सॉरी फ़लस्तीन देख लें, कितनी मुस्लिम कंट्री हैं जो उन्होंने बर्बाद कर दी हैं, उन्हें ख़त्म कर दी हैं यूएसए ने। और इस एक नाजायज़ जो बच्चा है, नाजायज़ पाला हुआ कुत्ता है इसराइल, इसने। क्या आपको अपनी सिर्फ दिल का एहसास है, अपनी तकलीफ आपको जो है वो दिखती है, दूसरे लोगों को नहीं दिखती? क्या दूसरे इंसान नहीं है? उनकी कंट्री के देखो भी क्या हालात है, उनके भी बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके भी बहन भाई सब शहीद हो रहे हैं। ये बात अपनी कंट्री पर सेट करो तो फिर आपको एहसास होगा। सिर्फ दूसरे की हमदर्दी में इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि आप हद से ज़्यादा झूठ बोलते जा रहे हैं, फ़ायदा इसका कोई भी नहीं होना। अच्छा, बात जो अटैक किया ना वो हिजबुल्लाह ने, जो तकरीबन 160 के कितने रॉकेट उन्होंने मारे हैं फिर से हाइफा जो उनकी कहने के वो पोर्ट है, हाँ उस पर किया है। तो कुछ ना कुछ तो भाई वो भी करेंगे, वो ये तो नहीं कि उन्होंने सिर्फ बर्दाश्त ही करना, को वो भी अटैक करेंगे, कोई रिएलिएट करेंगे कुछ ना कुछ। तो बाद में यहाँ पर फिर चाइना की बात मेजर लेके आ गए कि जी चाइना जहाँ पर जो है वो पैसे देता है ईरान को, ईरान पैसे सब तंजीमों में बांटता है फिर, और ये मेन मकसद इंडिया को कहने के हटाने का यहाँ से। अब यहाँ पर भी इंडिया लेकर आ गए साहब, और वहाँ पर यूएस नेवी होती, वो तो मैं पता ही है वो है। कह रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनी और जो इनका अडानी है उसने इस पर को शर्त लगाई थी कि ये मैंने लेनी है, और वो चाइनीज़ कहता था कि मैंने लेनी है। तो आखिरकार उन्होंने को बेट लगाई, लेकिन जो अडानी है वो इसमें गौतम अडानी वो जीत गया और उसने इसको ले लिया। भाई इंडिया के जो मफादात हैं वो ईरान के साथ भी हैं यार, हैं ज़्यादातर। और जिस तरह एक वीडियो हमने मेजर की और भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है दुनिया में इंडिया को ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के दोनों रूट्स जो हैं
ट्रेडिंग रूट्स स्पेशली जो गैस और दूसरे LNG और दूसरे पेट्रोल वगैरह के क्रूड ऑयल के, वो यही रूट है। सबसे सस्ता तेल भी आपको उधर से मिलता गया। रशिया से अगर कोई कोयला आ रहा है, ये सारा कुछ आ रहा है, तो ये ईरान के रास्ते ही आ रहा है। 4 बार पोर्ट आगे वो पाकिस्तान के समुद्री रास्ते से गुजर कर फिर इंडिया। तो ये नुकसान भी इंडिया को इसमें समझ रहा है। लेकिन अब इजराइल के मामले में ये है कि हिजबुल्ला या हमास या हौथीज ये करेंगे, ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज ये करेंगे, इन्वॉल्व अंगेज करके रखेंगे, रखना भी चाहिए। मैं कहता सिर्फ अंगेज अब ना करें आप इनकी। मैं तो सुन रहा हूँ कि जो हौथीज है वो फिर तैयार कर रहे हैं सुपरसोनिक मिसाइल अटैक करें यार, वही कुछ उन्होंने करना है। मैं सोच रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं, आप कहीं किसी का आर्टिकल पढ़ा, मैं परेशान इस बात पर, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल आ कहाँ से है? वो तो एक संगठन है, मतलब एक समझ कि वो कट ऑफ है अपने यमन से भी, क्योंकि यमन की सरकारी तो वो सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती हौथीज को, लेकिन उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल कहाँ से? प्रॉपर यूनिफॉर्म है, प्रॉपर उनका कहने की एक सिस्टम है, जैसे मतलब एक आर्मी होती है कंट्री की। जो यमन की गवर्नमेंट है ना, उनको इतना अच्छा ना समझती, ना सपोर्ट करती। हौथीज एक संगठन है जिस तरह हिजबुल्ला हमास है। फिर देख लेंगे कितने जज्बे यार मजेदार की बात यह है कि इतने महंगे और इतने एक्यूरेट, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल एक फेंका था, उन्होंने टेस्ट फायर किया था, उन्होंने नहीं रोक पाया आर्मी लोग, उनके ब्रिज को जो अटैक किया था उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। और यार ये देख लें कि यही जज्बा है, कोई काफिर इस तरह अपनी जान नहीं दे सकता जिस तरह एक मुसलमान दे सकता है। उनके पास बेचारों के पास क्या है, वो किसकी खातिर लड़ रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जीने के लिए भी यही है ना। जो होता है ना नॉन मुस्लिम जी, वो जीने के लिए जीता है, बिल्कुल। लेकिन जो मुस्लिम होते हैं, मोमिन स्पेशली, वो मरने के लिए जीते हैं। हाँ, शहीद होने के लिए। तो मरने के लिए है कि उनको जीने की सोच नहीं होती, वो तो जी इसलिए होते हैं कि हमने कब मरना है। यकीन जाने वाकई जब मैं भी कभी भी सोचता हूँ ना, मैंने कई मरतबा में पर्सनली ये बात ये करने लगा हूँ, जब मैंने भी ये बात सोचता हूँ, कह लें कि जब अकेला हूँ, जब अकेला बैठा हूँ, दूसरों मैं और मतलब कि मैं और मैं ही मैं होता हूँ, और मुझे यानी कोई नहीं होता, तो मैं सोचता हूँ कि कभी मुझे भी मौका मिला अल्लाह की राह में शहीद होने का, तो इंशाल्लाह ज़रूर मतलब कि कोशिश करूँगा जितनी मुझसे हो सके। और क्योंकि हम जानते हैं उसका अजर व सवाब कितना होना है, हम जानते हैं बेहतर तरीके से, इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमान अपनी जान की परवाह नहीं करते। लेकिन इस बरक्स गैर मुस्लिम देख लें, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, चाहे वो किसी भी कह लें कि मज़हब से, रिलीजन से तल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए मौत जो है ना, वो पता नहीं क्या को बला है, मौत जो है ना सबसे कह लें कि एंड है। लेकिन हमारे लिए मौत के बाद असल ज़िंदगी होनी उसके बाद शुरू है। तो जी खैर, मेरे साहब का थैंक्स, में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी, मैप से समझाया, सारा कुछ एक स्ट्रेटजी बना के समझाई, काफ़ी नॉलेज मिलता है इनकी वीडियो से। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।